दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि ये 1931 ईस्वी के बाद जो गवर्नर जनरल नियुक्ति है या बाद में जो भी वायसराय नियुक्ति है, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि जिससे पेपर में काफी प्रश्न निकल के आते हैं। हम लोग देखते हैं आज की क्लास में 1931 ईस्वी के बाद नियुक्त गवर्नर जनरल 1931 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक नियुक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन के बारे में पहले अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। लॉर्ड विलिंगटन का जब शासन सत्ता शुरू होता अर्थात ये जब गवर्नर जनरल बन के आते हैं तो इनके समय में सबसे पहले 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में होता है। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि भेजा। कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि बना के भेजा जाता है। गांधी जी लंदन पहुंचते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ तो यहां पर जो भी आशा लगा के कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि गांधी जी को भेजा था, उस आशा को वहां पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है, जिससे गांधी जी नाराज हो जाते हैं। और गांधी जी जब नाराज होते हैं तो ये पुनः जब भारत आते हैं तो उसी परेशानी और उसी को दुख को व्यक्त करते हुए कि अंग्रेजों ने हमारी बात को नहीं सुना, अर्थात हम जिस आशा के साथ गए हुए थे उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया। इसलिए इन्होंने क्या किया, 3 जनवरी 1932 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किया, 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू हो गया। लॉर्ड विलिंगटन के गवर्नर जनरल काल में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी को 16 अगस्त 1932 ईस्वी को एक विवादों से घिरा हुआ अधिनियम पारित कर दिया। कौन सा अधिनियम? सांप्रदायिक पंचांग अधिनियम। सांप्रदायिक पंचांग अधिनियम जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने पारित किया तो इसमें प्राविधान इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राविधान किया कि जो हिंदू धर्म में दलित वर्ग है, दलित वर्ग को इन्होंने अलग मान लिया, दलित वर्ग को हिंदू धर्म से अलग मान लिया और उसके लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी। इस सांप्रदायिक पंचांग का जो व्यवस्था किया गया 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसमें क्या किया गया कि इस दलित वर्ग को अलग मान के इसके लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई, अलग से इनको निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई। इस सांप्रदायिक पंचांग जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने पारित किया था, ये जब भारत में इसको लागू करने का प्रयास किया गया तो जितने भी कांग्रेसी नेता थे उसमें प्रमुख थे गांधी जी, इन्हें बहुत दुख हुआ। इसको हटाने के लिए गांधी जी ने क्या किया, विरोध दर्ज करवाया और जब कांग्रेस विरोध दर्ज करवाती है उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं थी तो गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी आमरण अनशन करते हैं। जब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया तो ब्रिटिश सरकार जो है परेशान हो गई। ब्रिटिश सरकार ने काफी मान मनोबल की कोशिश की, गांधी जी को काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी अपनी बातों पर अडिग रहे। इससे मजबूर होके गांधी जी के आमरण अनशन से मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार झुकने के लिए मजबूर हो गई। उसके बाद 24 सितंबर 1932 ईस्वी को 24 सितंबर 1932 ईस्वी को इस सांप्रदायिक पंचांग में संशोधन किया जाता है। कौन सा संशोधन? पूना पैक्ट के माध्यम से इसमें संशोधन किया जाता है। संशोधन क्या होता है? संशोधन इसमें यह किया जाता है कि जो ये दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, इसको खारिज किया जाता है। अब क्या किया गया कि इस दलित वर्ग को हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग माना गया, साथ में इस साधारण वर्ग में ही दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई। इस लॉर्ड विलिंगटन के शासन सत्ता में ही जब ये गवर्नर जनरल भारत के थे तो 1932 ईस्वी में
तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। और 1934 ईस्वी में लॉर्ड विलिंगटन के शासन सत्ता में 1934 ईस्वी, अभी पीछे जो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ये 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इस लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 2 अगस्त 1935 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम पारित करती है। भारत सरकार अधिनियम पारित करती है। ये जो 2 अगस्त 1935 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, उसमें यह प्रावधान किया गया कि हम लोगों ने पीछे जब देखा था, जब पीछे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद जब महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, तो इस वायसराय का पद सृजित किया गया था। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि 2 अगस्त 1935 ईस्वी को जब भारत सरकार अधिनियम पारित करती है ब्रिटिश संसद, तो वहां पर इस वायसराय के पद को समाप्त किया जाता है। पुनः क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है। गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है, जबकि 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत इस गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और वायसराय का पद सृजित किया गया था। नए गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ये आते हैं 1936 ईस्वी में गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होके, और ये रहते हैं 1944 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। जब ये भारत आते हैं तो 1935 ईस्वी, जो अभी 2 अगस्त 1935 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, उसके आधार पर यह व्यवस्था किया गया कि 1936-37 ईस्वी में भारत में आम चुनाव होंगे। भारत में आम चुनाव होंगे, और ये आम चुनाव संपन्न भी हुए। कब संपन्न हुए? 1936-37 ईस्वी में। इस आम चुनाव में 11 प्रांतों में से कांग्रेस ने 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 6 प्रांतों में इसे पूर्ण बहुमत मिला और सरकार बनाई। साथ में इसने क्या किया, 2 प्रांत ऐसे थे, 2 प्रांत जिसमें इसने अपने सहयोगियों के साथ जो है सरकार बनाई। सहयोगियों के साथ सरकार बनाया। इसी समय जब लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होकर आए, तो उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जबरदस्ती भारत को बिना प्रांतों के सरकारों से विचार विमर्श किए सीधे सीधे इसे युद्ध में झोंक दिया भारत को। जो कांग्रेस प्रांतों में सरकार बना के बैठी थी, उसने ब्रिटिश सरकार से कहा कि जब हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमसे किसी से कोई बैर नहीं है, तो हमें युद्ध में जबरदस्ती क्यों ढकेला जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों को बहुत ध्यान नहीं दिया, जिससे सरकार जो बनी हुई थी प्रांतों में कांग्रेस के, इन लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया। उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार ने भारत को जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इससे दुखी होकर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 1939 ईस्वी को, जहां जहां भी इनकी सरकार बनी हुई थी कांग्रेस का, उन लोगों ने 3 अक्टूबर 1939 ईस्वी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जब हमारी कोई जरूरतें नहीं है, आप अपनी मनमर्जी ही करेंगे, तो हमारे सरकार में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया 3 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। कांग्रेस के इस्तीफे के बाद जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, इसने क्या किया कि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्त दिवस के रूप में मनाया। 3 अक्टूबर 1939 ईस्वी के कांग्रेस की इस्तीफा के देने के बाद 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस के रूप में मनाया। पेपर में कभी कभी एक प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस किस
सन में ऐसा अधिवेशन किया कि जो एक गांव में आयोजित हुआ था। तो कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था जो पहली बार किसी गांव में आयोजित हुआ था, गांव में आयोजित की थी। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। लॉर्ड लिलिथगो के समय में ही महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। 2 महीने के बाद 17 दिसंबर को यह व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त हो जाता है, इसे स्थगित कर दिया जाता है। मार्च 1940 ईस्वी में, मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने अपना लाहौर में अधिवेशन किया, लाहौर में अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान के मांग की, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की और इस पाकिस्तान के मांग के प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया, सिकंदर हयात खान ने बनाया। और इसे प्रस्तुत किसने किया? इसको प्रस्तुत किया फजलुल हक ने। और खली कुजमा ने इसका समर्थन कर दिया। इस प्रकार पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मार्च 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई, जिसमें इसने प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया और उसका समर्थन करने वाले लोगों ने समर्थन भी कर दिया। लॉर्ड लिलिथगो के समय में ही 8 अगस्त 1940 ईस्वी को 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव पारित होता है। अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद 1942 ईस्वी में लॉर्ड लिलिथगो के समय में ही 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आता है, क्रिप्स मिशन भारत आता है। लॉर्ड लिलिथगो के समय में 14 जुलाई 1942 ईस्वी को 14 जुलाई 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने, कांग्रेस की जो है कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव क्या पारित किया? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर दिया। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव, अर्थात अंग्रेजों भारत छोड़ो। लॉर्ड लिलिथगो के समय में ही 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। लॉर्ड लिलिथगो के समय में ही मुस्लिम लीग ने 1944 ईस्वी में 1944 ईस्वी में अपना कराची में अधिवेशन किया। मुस्लिम लीग ने जब 1944 ईस्वी में कराची में अधिवेशन किया तो उसमें इन्होंने एक नारा दिया कि बांटो और छोड़ो, अर्थात अंग्रेजों से इन्होंने कहा कि आप हमें बांट दीजिए, भारत को 2 टुकड़े कर दीजिए और आप छोड़ के यहां से जाइए, बांटो और छोड़ो का नारा दिया। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होते हैं लॉर्ड वेवेल। ये नियुक्त होते हैं 1944 ईस्वी से और ये भारत में जो है गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त रहते हैं 1947 ईस्वी तक। जब भारत में गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त लॉर्ड वेवेल होते हैं तो उस समय इंग्लैंड में एक नई सरकार बनती है। 1945 ईस्वी के चुनाव के बाद जो है क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता वाली, क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी सरकार बनाती है।
लेबर पार्टी सरकार बनाती है। कभी कभी पेपर में प्रश्न पूछता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सत्ता थी, तो लेबर पार्टी की सत्ता थी, जिसके अध्यक्ष क्लेमेंट एटली थे। बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ये 1945 ईस्वी में क्लेमेंट एटली वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार शुरू करते हैं। 1945 ईस्वी में ही 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चला। आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चला। कहां पर मुकदमा चला? लाल किले में। लाल किले में जो है इन पर मुकदमा चला। लॉर्ड वेवल जब गवर्नर जनरल के पद पर कार्य कर रहे थे तो उसी समय 19 फरवरी 1946 ईस्वी को 19 फरवरी 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। कैबिनेट मिशन की घोषणा हो गई। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचता है। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया। जब यह दिल्ली पहुंचता है तो मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इसके बदले इसने क्या किया कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जब ये मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा जो हुई थी, जब दिल्ली पहुंची तो इसको अस्वीकार कर दिया, इसे सहमति जताने से ही मना कर दिया। उसके बदले इसने क्या किया, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का फैसला किया। सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। लॉर्ड बेवल के समय में जुलाई 1946 ईस्वी में जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का गठन किया गया और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक बुलाई जाती है। पहली बैठक जो है बुलाई जाती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उसके बाद क्या, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को 2 सितंबर 1946 ईस्वी को ही 1946 ईस्वी को ही जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह देखा कि जो भारत है इसके ऊपर अब शासन सत्ता चलाना दुष्कर कार्य साबित हो रहा। जगह जगह विरोध है, लोग हमारे अनुशासन में रहने से ही मना कर रहे थे। मजबूर होकर 20 फरवरी 1947 ईस्वी को 20 फरवरी 1947 ईस्वी को मजबूरन क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया। क्लेमेंट एटली ने लोगों को विश्वास दिलाया और कहा कि 30 जून 1948 से पहले एक डेडलाइन भी दे दिया कि इससे आगे हम शासन सत्ता नहीं चलाएंगे। कब? 30 जून 1948 ईस्वी से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। भारत जो है स्वतंत्र हो जाएगा। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए क्लेमेंट एटली ने क्या किया कि जो लॉर्ड वेवल गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त थे इन्हें वापस बुलाता है और इनके स्थान पर लॉर्ड विस्काउंट माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना के भेजता है। अब लॉर्ड वेवल को ये वापस बुलाता है, उसके जगह लॉर्ड विस्काउंट माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है और कहता है इनसे, लॉर्ड विस्काउंट माउंटबेटन से, कि जो 30 जून 1948 ईस्वी की डेट हमने डेडलाइन घोषित कर दी उससे आगे भारतीयों को परतंत्र रखा नहीं जाएगा, उससे पहले ही इनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होते हैं लॉर्ड विस्काउंट माउंटबेटन। ये नियुक्त होते हैं 1947 ईस्वी से और रहते हैं ये 1948 ईस्वी में। क्लेमेंट एटली ने जो योजना बना के इन्हें भेजा था, जिस उद्देश्य से इन्हें भेजा था, ये आते ही सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद 3 जून 1947 ईस्वी को 3 जून 1947 ईस्वी को अपनी योजना
प्रकट करते हैं, अपनी योजना जो है बताते हैं। उस योजना के तहत 3 जून 1947 ईस्वी को जो माउंटबेटन योजना थी, उस योजना के तहत इन्होंने ये कहा कि भारत का 2 भाग किया जाएगा, अर्थात भारत को बांट दिया जाएगा। लेकिन साथ में इन्होंने एक चीज कहा कि ये 2 के अलावा तीसरे किसी भी हस्ती को मान्यता नहीं दी जाएगी, किसी तीसरे देश को मान्यता नहीं दी जाएगी। बेशक कई रियासतें मिलकर जो है एक तीसरे देश के रूप में रहना स्वीकार करें, लेकिन केवल भारत और पाकिस्तान को ही मान्यता दी जाएगी, तीसरे किसी भी देश को मान्यता नहीं दी जाएगी। हाँ, ये रियासतों को इन्होंने अधिकार दिया कि आप चाहे भारत में रहें या पाकिस्तान में, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहिए कि हम किसी तीसरे देश के रूप में रहना स्वीकार करें तो ऐसे किसी भी तीसरी भी देश की मान्यता नहीं दी जाएगी। आपको चाहे भारत या पाकिस्तान में रहने की आप रह सकते हैं, स्वेच्छा से किसी में भी रह सकते हैं। अब लॉर्ड विस्काउंट माउंटबेटन योजना के तहत जो है ब्रिटिश संसद में, क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में 2 जुलाई 1947 ईस्वी को 2 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत कर दिया। जब यह विधेयक इन्होंने प्रस्तुत किया संसद में, काफी बहस के बाद 18 जुलाई 1947 ईस्वी को 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इस भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो जाने के बाद 7 अगस्त 1947 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि ये भारत से कराची के लिए प्रस्थान करते, भारत से कराची चले जाते हैं, जहां पाकिस्तान की संविधान सभा ने इन्हें अपना राष्ट्रपति चुन लिए गए। अब इस हिसाब से भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो जाने के बाद 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद लॉर्ड विस्काउंट माउंटबेटन को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये माउंटबेटन को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद, स्वतंत्र होने के बाद प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। पहला गवर्नर जनरल इनको नियुक्त किया जाता है। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विस्काउंट माउंटबेटन ने अपना कार्यभार संभाल लिया। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ये 1948 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक अपने पद पर कार्य करते हैं। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें सी राजगोपालाचारी के नाम से भी जाना जाता था। सी राजगोपालाचारी ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। अंतिम गवर्नर जनरल क्यों हम कह सकते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने भारत का संविधान अंगीकृत कर लिया। संविधान सभा ने अंगीकृत कर लिया, अर्थात स्वीकार कर लिया। इसके हिसाब से अब भारत के लिए एक कानून होगा, एक किताब होगी जिसके माध्यम से शासन सत्ता चलाई जाएगी। उस संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। और क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू कर दिया गया। जब यह संविधान लागू हो गया उसके बाद इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर एक नया पद सृजित किया जाता है, राष्ट्रपति का। और इस राष्ट्रपति के पद पर उस समय के सबसे योग्य व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत होते हैं।
अभी तक जितने भी गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, पुनः गवर्नर जनरल हुए, उनसे क्या प्रश्न निकल के आते हैं पेपर में, हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। आज ही क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।